हेलो देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, सबको नमस्कार, अभिवादन, स्वागत। आज उपस्थित हुआ हूं आप सबके सामने 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक क्षितिज काव्यखंड नागार्जुन कवि की 2 कविताओं के साथ। यह दंतुरित मुस्कान। हाँ, अच्छी बात याद आई। ये शायद आप लोगों में से कईयों को ये लग रहा होगा कि मुस्कान शब्द यहाँ गलत लिखा है, तो यही सही रूप है। मुस्कान ही होती है ना, कि ये हम लिखते हैं ना मुस्कान, है ना। इसकी आदत हमें बन चुकी है कई लोगों को, तो ये लगता है ये रूप सही है, लेकिन ये नहीं, मुस्कान पूरा सा वाला ही सही है। खैर, अगली कविता है फसल। इन दोनों कविताओं की व्याख्या और इनकी गहराई में जाने से पहले मैं थोड़ा सा परिचय, चूँकि और एक निवेदन छात्रों से करना चाहूँगा कि जब भी आप किसी कवि की या लेखक की कोई भी रचना आप पढ़ें तो कृपया करके उनके जीवन वृत्त के बारे में अवश्य पढ़ लें, क्योंकि जब आप उनके जीवन से संबंधित कुछ परिचित हो जाते हो ना, उनके जीवन में क्या क्या प्रमुख गतिविधियां रहीं, तो उनकी रचनाओं को समझने में और उनके भावों को समझने में बहुत आसानी होती है। 1911 में बिहार के तत्कालीन दरभंगा ज़िले में उनका जन्म हुआ था, और संस्कृत मैथिली के तो वो थे ही, मिथिलावासी तो वो थे ही, तो मैथिली पर तो उनकी पकड़ थी ही। इसके अतिरिक्त उन्होंने बौद्ध धर्म में विशेष दीक्षा प्राप्त की थी। श्रीलंका गए, स्वदेश लौटे, और आधुनिक हिंदी साहित्य में उनको कबीर के बराबर माना गया है। जिस प्रकार से समाज में भ्रष्टाचार, शोषण और दुराचार, है ना, युवाओं में और समाज में, युवाओं में क्या, सब में, समाज में जो पतनशीलता आई, इन सब पर उन्होंने करारा व्यंग्य किया है। उनकी जो है रचनाएं नागार्जुन रचनावली में सारी की सारी संकलित हैं, जिनमें प्रमुख हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, है ना। इन कविताओं के अलावा उन्होंने उपन्यासों की भी रचना की है। चलिए, और भी इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए हैं। जब आप इनके परिचय को पढ़ोगे, इनकी जीवनी पढ़ोगे, तो आप अच्छे से जान जाओगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इनकी कविताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह दंतुरित मुस्कान जो ये कविता है, इस कविता में छोटे बच्चे की मुस्कुराहट, वह जब हंसता है तो उसका जो सौंदर्य होता है, वो जो मन को मोहने वाला जो सौंदर्य होता है, उसका इन्होंने अनेक बिंबों और प्रतिबिंबों के माध्यम से, अर्थात अनेक अच्छे उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने जो है इसका वर्णन किया है। यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसरित तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, है ना। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। गात, गात शरीर, गात के बाद इन्होंने प्रयोग किया है जलजात। हालांकि पुस्तक के पाठ के बाद जो है इसका शब्दार्थ दिया हुआ होगा, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा जान लेना आवश्यक होगा। कवि कहते हैं कि ये जो दंत दूध से धुले हुए जो उसके दांत हैं, दुधिया दांतों से जब वो हंसता है बच्चा, तो मानो इतनी मोहकता होती है कि वो किसी को भी, मरे हुए में भी जान डाल दे उसकी हंसी। इतनी अच्छी हंसी हंसता है बालक। और धूल धूसरित, जब वो इधर उधर धूल में जमीन पर खेलता है तो निश्चित रूप से धूल लगी हुई होती है। ऐसा जो उसका शरीर है, गात है, वह ऐसा है जैसे कमल के समान, जैसे तालाब में खिलने वाला, पनपने वाला कमल, मानो कवि की झोपड़ी में, कवि के आंगन में आ गया है। दरअसल हुआ यह है कि कवि वहां पर अपने बैठे थे और अचानक से एक महिला एक नवजात शिशु के साथ आई, तब का ये मनोरम दृश्य प्रस्तुत हुआ। कवि तो ऐसे होते हैं जो भावनाएं उमड़ी तो शब्दों में व्यक्त कर देते हैं।
छोड़कर तालाब, तालाब छोड़ करके मानो ये कमल जो है मेरी झोपड़ी में, मेरे अंगना में आ गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण परस, पास, परस कहते हैं पास, संग, है ना। प्राण जो है पिघल कर बन गया होगा कठिन पाषाण, है ना। जो पाषाण है, पत्थर है, वह भी पिघल करके जो है पानी सा बन गया होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उस मुस्कान, बालक की दंतुरित मुस्कान के सामने कठोर से कठोर हृदय वाला निर्दयी व्यक्ति भी पिघल जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये सौंदर्य, ये जीवन का सौंदर्य है, हमेशा मुस्कुराने का संदेश है, मुस्कुराते रहने का संदेश है। आगे देखिए, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। बच्चा बिल्कुल टुक टुक उनकी तरफ देख रहा है, तो कवि के मन में ये कल्पना आ रही है कि तुमसे ही शेफालिका के फूल खिले होंगे। शेफालिका एक बहुत सुंदर पुष्प होता है ना, और वो खिल के जब गिरता है तो गंध, उसकी सुगंध चारों ओर सबको आकर्षित करती है। अब बांस था कि बबूल, अब चाहे वो बांस का फूल हो, बबूल का फूल हो, ये भी ना, बबूल कांटेदार होता है, बांस लंबा सा एक लंबी घास है। तुम मुझे नहीं पाए नहीं पहचान। अब बच्चा उनको कैसे पहचानेगा, तो वो स्वतः ही अपनी कल्पना करते हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष बिना पलक झपके ही देखता ही रहा है, बच्चा देखता ही जा रहा है। तो वो कहते हैं कि बस देखते ही रहोगे, थक गए हो, देखते देखते आंखें थक गई होंगी। आंख लूं मैं फेर, चलो मैं ही अपनी आंखें फेर लेता हूं कि तुम अपनी पलकें झपक लो, थक गए होगे। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, कोई बात नहीं, अभी पहली बार मिले हैं हम, तो परिचित नहीं हुए तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अगर आज तुम्हारी माँ यहाँ लेकर के तुमको नहीं आती, तो ये जो तुम्हारी छवि है, मुस्कुराने की जो तुम्हारी छवि है, जो सौंदर्य है, मैं कभी नहीं देख पाता जो आज मैं अभी देख पा रहा हूँ। धन्य तुम। इसीलिए कवि अपने आप को कृतज्ञ महसूस करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता है कि तुम धन्य हो, माँ भी तुम्हारी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती हैं मधुपर्क, देखते हो इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तुम्हारी माँ भी धन्य है, तुम भी धन्य हो। मैं तो प्रवासी हूँ, आज यहाँ हूँ, कल फिर कहीं और होऊंगा, और मैं क्या बताऊँ, मैं तो मेहमान हूँ। मेहमान के समान तुमसे जो ये क्षणिक देर का जो संपर्क हुआ है, और अंगुलियां माँ की कराती हैं मधुपर्क, तुम्हारी माँ की उंगलियां तुम्हें शहद चटाती हैं। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखियों से तुम देखते हो, कभी इधर मेरी ओर कभी उधर, और होती जबकि आंखें चार, जब आंखें पूरी तरह मिल जाती हैं, दोनों आंखें चार हो जाती हैं, दो चार आंखें हो जाती हैं, तब तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है, दुधिया दांतों वाली जो यह मुस्कान है, मुझे लगती बड़ी छविमान, बहुत सुंदर लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। इसके बाद फसल कविता आती है। फसल प्रकृति और मानव का संयुक्त परिश्रम है, संयुक्त योगदान है, यही कवि ने इस कविता में बताया है। फसलें जो होती हैं, हम अनाज, दलहन, तिलहन, शाक सब्जियां और तमाम चीज़ें, ये सब मनुष्य और प्रकृति, मनुष्य परिश्रम करता है, धरती, मिट्टी, हवा, पानी, इन सब का संयोग, बीज का होना, इन सब का संयुक्त प्रयास ही फसल के रूप में यहाँ वर्णित की गई है। देखिए,
एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कोई एक दो नदियों का पानी थोड़े होता है, कहाँ कहाँ से, कभी वर्षा से, कभी नदियों से, कभी तालाब से, कहीं बावरियों से, कुओं से। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, है ना। कितने मजदूर किसान लोग अपने हाथों से तन मन से परिश्रम करते हैं, उनकी महत्ता है वह, उनका ही महत्व है जिसे हम फसल कहते हैं। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है फसल। एक खेत नहीं, दो खेत नहीं, और तमाम किस्म की मिट्टी, काली मिट्टी, दोमस मिट्टी, है ना, ऐसी बहुत तरह की मिट्टी हर देश में, और एक देश के अनेक हिस्सों में अनेक प्रकार की मिट्टी का गुणधर्म है। पानी, हवा और किसान के कठोर परिश्रम का परिणाम है। फसल क्या है? खुद प्रश्न कर रहे हैं, फसल है क्या? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, चमत्कार है नदियों के पानी का, उन नदियों के जल का। हाथों के स्पर्श की महिमा है। हाथों से जब किसान करता है, छूता है ना, मिट्टी में सनता है ना, कीचड़ में सनता है, उसका परिणाम है वह, उसकी महिमा है वह। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है ना। भूरी काली इस तरह की जो तमाम प्रकार की मिट्टियां हैं, उन सब का गुण है वह, उन सब का धर्म है, आज व्यवहार है वह। रूपांतर है सूरज की किरणों का, और उस पर से सूरज की किरणें जब तक ना पड़े तो फसल संभव ही नहीं है। और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। पहले भी बताया, हवा, सूरज की किरणें और मिट्टी, पानी और मनुष्य का परिश्रम, कठोर परिश्रम, यही परिणाम है, इन्हीं सब का परिणाम है फसल। और जो फसल ना हो तो हमारा जीवन, हमारा भोजन, हमारा ये शरीर सब बेकार हो जाएगा। फसल की इतनी महिमा है, इस महिमा को हम सबको समझना और अपने देश की आबो हवा को, अपनी मिट्टी को शुद्ध बनाकर रखना। जो मिट्टी हमें अन्न देती है, हम जहाँ का अन्न खाते हैं, जहाँ का पानी पीते हैं, जहाँ की हवाओं में सांस लेते हैं, हम इसकी सुरक्षा करें। एक यह भी संदेश कवि नागार्जुन के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद आप सबका। केवल चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।